साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो इंडिया से टूर कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर बीके सिंह और ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियन एक्यूपंक्चर सेंटर इन इलाहाबाद। इनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर बीके सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू। Thank you very much. Good morning, एंड Dave. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। आप मैंने कहा कि आप इंडिया से आए हैं टूरिंग के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे आप लेक्चरिंग पे आए हुए हैं। जी हाँ, नाम है डॉक्टर बीके सिंह और ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियन एक्यूपंक्चर सेंटर इन इलाहाबाद। इनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर बीके सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू। Thank you very much. Good morning, एंड Dave. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। आप मैंने कहा कि आप इंडिया से आए हैं टूरिंग के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे आप लेक्चरिंग पे आए हुए हैं। जी हाँ, मैं ब्राइटन में एक ब्रिटिश एक्यूपंक्चर एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया गया था, विच वाज लास्ट मंथ. And as a guest speaker Yes, on acupuncture. on acupuncture. You're a professor as well. Yes, I'm visiting professor of Medicina Alternativa. It's one of the biggest institute of acupuncture in Sri Lanka at the moment. And I'm also visiting some more countries in America and Paris. I'm teaching acupuncture. Yes. Well, Doctor, you're also an international president of International Acupuncture Society. Joe? Yeah, there's a International Acupuncture Association, Yeah. Institute of International Institute of Acupuncture. I'm the president of this institute. और आपने किताबें भी लिखी हैं, दरअसल 9 किताबें लिखी हैं। हमारे पास यहाँ सिर्फ 6 किताबें हैं, दरअसल 4 हैं। और ये सबसे पहले थी एक्यूपंक्चर द पल्स डायग्नोसिस। जी हाँ, ये किताब मेरी कोलंबो में 7th वर्ल्ड एक्यूपंक्चर कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलीज की गई थी 81 में। उसके बाद मैंने दूसरी बुक लिखी जो स्टॉकहोम स्वीडन में रिलीज की गई थी 83 में ड्यूरिंग यूरोपियन एक्यूपंक्चर कॉन्फ्रेंस। ये है एक्यू वैक्सीनेशन। एक्यूवैक्सीनेशन। ये मेरा वर्क है कि एक्यूपंक्चर से आप बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि बीमारी का रोकथाम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। जी हाँ। और इसमें आपने ये भी लिखा है फाइनल चैप्टर में, ये इस किताब के फाइनल चैप्टर जो जिसका नाम है एक्यूवैक्सीनेशन बाय बीके सिंह, जो हमारे साथ है। आपने ये भी लिखा है इसमें इन द फाइनल चैप्टर के एक्यूपंक्चर रिड्यूसेस योर एजिंग। That's very right, because एक्यूपंक्चर हम अक्सर बहुत लोग आते हैं, फर्स्ट डायग्नोसिस में एक्यूपंक्चर करता हूँ, जैसे पहली बुक फर्स्ट डायग्नोसिस में मेरी है। और अगर एक हेल्दी आदमी भी साल में एक बार या 2 साल में एक बार एक्यूपंक्चर का कोर्स ले ले, 15 दिन का कोर्स, तो उसकी एजिंग प्रोसेस, मैं ये नहीं कहता अरेस्ट हो जाएगी, लेकिन काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग 70 साल की एज में भी जवान दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, और बहुत से 40 साल में भी एजड दिखने लगते हैं। तो अगर हम एक्यूपंक्चर से नॉर्मल पैरामीटर्स बॉडी के जो होते हैं उसे नॉर्मल लिमिट रखेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ नहीं होती है, गठिया नहीं होती है, फॉरगेटफुलनेस, एंग्जाइटी, एनोरेक्सिया, और इसके अलावा कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, अगर नॉर्मल आदमी भी ले ले प्रॉपर डायग्नोसिस, फर्स्ट डायग्नोसिस के बाद एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट 15 दिन का, तो उसकी बहुत सी आने वाली बीमारियां भी जो एज के साथ आती है, चिड़चिड़ापन, सठिया गया आदमी जैसे बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक हम उसे हटा सकते हैं। डॉक्टर, आप कहते हैं अगर हेल्थी पर्सन जो है उसे ज़रूरी है कि ज़रूरी तो नहीं, खैर उनकी खुद मर्जी। वो ऐसा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, तो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो अगर डॉक्टर के पास आप अच्छी कंडीशन चले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो ज़रूरी है कि अगर यंग रखना अपने आप को, अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को, तो एक्यूपंक्चर देखिए, साल में 15 दिन के लिए आपने कहा कि जी हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने अभी कोरिया में था, मैं सोल में ड्यूरिंग ओलंपिक्स मैंने पेपर प्रेजेंट किया था अपना स्पोर्ट्स मेडिसिन में, रोल एक्यूपंक्चर इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, वहाँ मुझे इनवाइट किया गया था स्पेशली। तो उसमें मैंने कहा कि अगर जैसे कि बॉक्सर है या स्विमर है, उसको मालूम है कि बॉक्सिंग में कौन सी मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, या भागने वाला रनर है उसकी कौन सी मसल ज़्यादा स्ट्रांग हो चाहिए, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में। हाँ, तो स्पेसिफिकली हम उस पॉइंट से उस मसल्स को जो ज़्यादा यूज में होती है उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। पहले ज़माने में घोड़ों पे भी कुछ होता था फॉर रनिंग फास्टर, तो मैं देखा गया है कि क्योंकि स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बैन हो गया है, वी कांट स्टेरॉइड। तो एक्यूपंक्चर तो नेचुरल प्रोसेस है, अगर उसको हम बेसिकली एक्यूपंक्चर से हम बॉडी के सिस्टम को एनर्जाइज करते हैं, जो सेल्स सीज हो गई हैं, जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन को बीटा सेल्स लैंगरहैंस को अगर हम स्टिमुलेट करें तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है।
अब डायबिटीज़ की बात जैसे आई तो उसमें ये होता है कि कुछ एक तो फंक्शन कम हो जाता है तो डायबिटीज़ की इंसुलिन कम हो जाती है। देन दूसरी बात कुछ इंसुलिन डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, कुछ केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो डिस्ट्रक्शन इंसुलिन का जो है वो भी खत्म हो जाता है और प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और फिर आपने कहा कि जो एक्यूपंक्चरिंग जो है ये आर्ट यानी कि चाइना से शुरू हुई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। चाइना से ही शुरू हुई थी जैसे कि आम धारणा है। लेकिन मैंने एक पेपर प्रेज़ेंट किया था जापान क्योतो में 85 अक्टूबर में, जो WHO से स्पॉन्सर थी कॉन्फ्रेंस। कम से कम 1000 डेलीगेट्स थे उसमें ऑल ओवर से। उसमें मैंने ये बताया कि एक्यूपंक्चर का ओरिजिन इंडिया से हुआ है। अच्छा। और उसमें मैंने काफ़ी डेटाज़ दिए थे उसमें, काफ़ी बातें बताई थी मैंने उसमें। और उस पेपर को मुझे फर्स्ट पेपर बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था, उसमें एक्सेप्ट किया गया था। जैसे हमारे यहाँ चोटी रखने की प्रथा है, नाक छेदना, कान छेदना, जनेऊ रखना, करधनी पहनना, ये सब भी एक्यूपंक्चर की एक फॉर्म रह गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुंडली योग में जो कुंडली चक्रास हैं, उसमें मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है, वो भी उसी जगह सिचुएटेड है जहाँ पे एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स बताए गए हैं। तो और इसके अलावा कुंडली जागृत होना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत साधना की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसा कि बुक्स में लिखा गया है, कुंडली जागृत होने के बाद जो महसूस होता है एक न्यू बॉर्न एनर्जी, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, वो ही फीलिंग एक्यूपंक्चर करने के बाद पेशेंट को होती है। अच्छा। और किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे भी अगर एक्यूपंक्चर इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ वो फ्रेशनेस इट्स नॉट ए बॉडी के पार्ट में, एक्चुअली पल्स देखते हैं पहले हम लोग। पल्स के हिसाब से कौन सा चैनल इन्वॉल्व है, कौन से मीडियंस में प्रॉब्लम है, एनर्जी फ्लो कहाँ पर डेफिसिट है या एक्सेस में है। जैसे प्राण शक्ति चाइनीज में ची बोला जाता है। तो सर्टेन मीडियंस होते हैं, 12 मीडियंस कपल्ड होते हैं, 8 सिंगल मीडियंस होते हैं, उनमें एनर्जी फ्लो होती है, मेन मीडियन जो हैं। और करीब 1000 पॉइंट्स होते हैं, अब तक हो गए हैं। उसके अलावा स्कैल्प एक्यूपंक्चर होता है, नोज एक्यूपंक्चर होता है, बॉडी एक्यूपंक्चर होता है, सोल एक्यूपंक्चर होता है। तो डिपेंड करता है, ईयर एक्यूपंक्चर होता है कि डॉक्टर की प्रेफरेंस क्या है। बहुत से डॉक्टर ईयर एक्यूपंक्चर करते हैं, बहुत से स्कैल्प करते हैं। मैं बॉडी एक्यूपंक्चर करता हूँ, लेकिन जब बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ कभी कभी मैं ईयर एक्यूपंक्चर, स्कैल्प एक्यूपंक्चर को भी कंबाइन करता हूँ अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो ये अगर पल्स देख के प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद अगर इलाज किया जाए तो इलाज का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आपने ये फिर आगे और भी किताब दी आर्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, ये भी आपने लिखी थी, और ये क्या हिस्ट्री है इसमें? जिसमें जी नहीं, इसमें तो एक्यूपंक्चर के जितने पॉइंट्स हैं, सिस्टमेटाइज पॉइंट, ये 2 पार्ट में बुक है ये, वो दी गए हैं। उसके अलावा सेकंड पार्ट मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी। तो एक्यूपंक्चर में मैंने अपने कुछ नए थ्योरीज निकाली हैं। भूपेन दास थ्योरी वेस्टर्न प्रोडक्ट निकाली है, इससे कैसे मैकेनिज्म है, खुद कैसे की थ्योरीज जो आपने जिक्र किया है उस पे आप टच किया। मैं कहूँगा कि आपने खुद की थ्योरीज काफ़ी हैं और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वर्ल्ड वाइड। जी, अभी मैं जो मेरा मेन लेक्चर ब्राइटन में था जो कॉन्फ्रेंस में, वो थ्योरी ऑफ इविल ओरिजिन, एक्यूपंक्चर ओरिजिन किस तरह हुई। चाइनीज कहते हैं कि एक्यूपंक्चर ओरिजिन हुआ कि एरो, जैसे बैटल पे किसी को एरो लगे, ऊन हुआ और रिवाइव कर गया। उसके बाद उसे सडनली फील हुआ कि उसकी बहुत कोई बीमारी जैसे कि दमा थी, गठिया थी, वो रिकवर हो गई, ठीक हो गई। तो सोचा गया कि शायद ये एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि उन्हें पंक्चर किया जाए, जलाया जाए, दबाया जाए या किसी भी तरह स्टिमुलेट किया जाए तो दे कैन क्योर सर्टेन एलिमेंट्स। लेकिन ये एरो तो बहुत लेट आया। तो मैंने इसको देखा, नहीं ये एक्यूपंक्चर बहुत ओल्ड है, स्टोन एज से चला आ रहा है। उस समय से इसका इलाज होता रहा है एक्यूपंक्चर से। आयुर्वेदा और एक्यूपंक्चर हमारे यहाँ इंडिया में ही थे। जैसे बुद्धिज्म हमारे यहाँ इंडिया में, सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इंडिया, लेकिन आज देखिए इंडिया में बुद्धिज्म सिवाय सारनाथ और बौद्ध गया के अलावा, रेमिनेंट्स के अलावा कुछ रह नहीं गया है। नहीं। तो वैसे ही एक्यूपंक्चर भी आज नहीं रह गया और चाइना में डेवलप हुआ। जैसे कि चाइना में, जापान में, हांगकांग, बैंकॉक, कोरिया में बुद्धिज्म का प्रचार ज़्यादा रहा। प्रॉब्ली बुद्धिज्म के साथ ही साथ एक्यूपंक्चर भी बाहर गया और डेवलप हुआ। तो मेरा कहना था कि इविल थ्योरी जो मैं दी है उसमें ये था कि हमारे यहाँ आज भी प्रथा है। देखिए गांव में देखते हैं कोई बीमार होता है तो समझते हैं कोई बैड स्पिरिट, कोई भूत घुस गया है, धारणा ये होती है। तो उसमें क्या करते थे लोग, झाड़ फूक करते थे, छेदते थे, डांटते थे, एक रोज कुछ पढ़ दिया, रोज स्टिक से मारते थे, तो कुछ बीमारियाँ ठीक हो जाती थी। सोचा गया शायद भूत भाग गया है, बीमारी ठीक हो गई है। लेकिन फिर मोर पीपल, इंटेलिजेंट पीपल केम इन फील्ड, उन्होंने कहा नहीं ये भूत नहीं था, की कहानी ये नहीं थी।
हुआ क्या कि कुछ पॉइंट जैसे हैं बॉडी सरफेस पे, अगर उनको दबाया जाए, जलाया जाए, और फिर वो छेदा जाए, किसी तरह किया जाए, तो दे कैन क्योर सर्टेन एलिमेंट्स। तो इस तरह इनका ओरिजिन हुआ, फिर उसको चैनल्स बने, उनके मीडियंस बने, जैसे फिर स्पेसिफिक पॉइंट और बने। मैंने भी करीब 9 पॉइंट इजाद किए हैं अब अभी तक। जैसे भूपेंद्र T1 T2 है जो स्पर्मिया के लिए। ये यहाँ पे है ना जी हाँ, भूपेंद्र जो आपका नाम है जी फर्स्ट हाँ। नाम, और आपने ये थ्योरी का नाम ही ऐसे लिखा है कि भूपेंद्र T and T2। एक्चुअली T1 T2 पॉइंट टेस्टीज में हैं। ये एज़ोस्पर्मिया जो स्पर्म्स इनके नहीं होते सीमन में, वो प्रोड्यूस हो सकते हैं for the male। फॉर मेल, फीमेल इनफर्टिलिटी। इसके अलावा भूपेंद्रा S1 S2 है जो साइनोसाइटिस में काम आता है। भूपेंद्रा B है जो अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट में, ग्रुपिंग ब्रेस्ट में लेडीज में, एंड मेल ब्रेस्ट में, गायनोकमेजिया में काम आता है। इसके अलावा भूपेंद्रा टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिलाइटिस के लिए। भूपेंद्रा N है ब्रोंकियल एस्मा, कॉमन कफ एंड कोल्ड, कोराइजा के लिए, जो नाक के अंदर है। वेरी सेंसिटिव जो एक्चुअली होता क्या था, मैं सोचा कि ये कान नाक छेदने की भी प्रथा है, तो इसका भी कोई साइंटिफिक मतलब होगा। तो मैंने काफ़ी काम किया, तो मैं देखा कि जो कान लेडीज रिंग पहनती है ईयर पॉइंट पे है। तो मैंने नाक का ही कोई ना कोई सेंस होगा, तो मैंने पॉइंट बहुत दिन तक ट्राई करता रहा, कि कोई रिजल्ट नहीं मिले मुझे। तो मैंने सोचा कि एक दिन क्यों नहीं अंडर ट्राई करके देखें। तो आई ट्राइड इनसाइड द नोज, जस्ट ऑपोजिट। और दिस वाज जस्ट प्योरली आपने एक्सपेरिमेंट किए प्योरली फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड सडनली आई रियलाइज कि दिस पॉइंट इज वेरी इफेक्टिव फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और फिर वो इफेक्टिव हो गया एंड इट वाज एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट। उसके अलावा मैंने कहा अब ये इनसाइड पॉइंट वाज वेरी सेंसिटिव, यू कांट पुट द नीडल देयर। तो आई थॉट हाउ टू स्टिमुलेट, लेजर बीम एक्यूपंक्चर किया जाए या अल्ट्रासाउंड एक्यूपंक्चर किया जाए। फिर मैं सोचा कि नहीं, कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो मैंने एक प्रोब डेवलप किया, भूपेंद्रास प्रोब। उससे मैं स्टिमुलेट करता हूँ पॉइंट को, और उसमें तकलीफ भी नहीं होती है। सेंसिटिव आदमी को छींक वगैरह जो नाक में। डॉक्टर आपने जो ये थ्योरीज कलेक्ट की हुई जैसे SBNO या इनफर्टिलिटी वगैरह और ये भूपेंद्रास OM जो एक्चुअली ये मेरा अपना वर्क मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स में है। जी हाँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और मैंने 200-300 पेशेंट अब तक इलाज किया है, और काफ़ी कुछ तक सफलता मिली है। क्रिपल्ड पेशेंट भी हमारे यहाँ, एक्चुअली मैं कैसेट भी लाया था, लेकिन वो हमारे ऑर्डिनरी VHS हमने दिखा। तो उसमें यह है कि अगर पेशेंट बिल्कुल क्रिपल्ड आया है, उसे 2, 3, 4, 6 महीने के बाद टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन पेशेंट वी मेड हिम वॉक एंड क्रिपल्ड पेशेंट चलने लगते हैं। और आपकी ये जो थ्योरीज हैं प्रैक्टिकली पहले तो ट्रीटमेंट की तरह, एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई की गई हैं, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट हुई, उसके बाद में कंक्लूजन जो हुई कामयाब हुई, इसलिए एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद ऐसे ही आपने मसाज के बारे में कुछ। जी हाँ, एक मैं नया टेक्निक मसाज का डेवलप किया है, भूपेंद्रास टेक्निक ऑफ मसाज। ये जो पेशेंट है, मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, या पोलियोमाइलाइटिस है, पैरालिसिस है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, इसके लिए स्पेशल मसाज मैंने डेवलप की है। उसे मैं सिखाता हूँ डॉक्टर्स को अपने। यहाँ भी मैंने वर्कशॉप ली है लंदन में, और इस टेक्निक से पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। एक्यूपंक्चर के साथ ही ज़्यादा अगर मसाज किया जाए, जस्ट मच बेटर। डॉक्टर बातें तो बहुत करने को जी चाहता है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्यूपंक्चर, लेकिन हमारे पास वक्त भी बहुत कम रहेगा। वक्त तो हमेशा दौड़ता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द लेक्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड टेक वेरी गुड केयर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इससे पहले कि प्रोग्राम और भी आगे बढ़े, क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक।